अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान कल जो पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया, उसके बाद अब तक सिर्फ लोग यही सोच रहे हैं कि बी टीम कौन सी थी, पाकिस्तान या इंग्लैंड। क्योंकि जो कल नतीजा आया है इस मैच का, जो परफॉर्मेंस का लेवल था, जो कंपेटिटिवनेस नहीं थी, उसने लोगों को बहुत मायूस किया। क्योंकि अगर इंग्लैंड की जो फुल स्ट्रेंथ टीम है उससे भी शायद आप हारते इस तरह, तो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। बट ऐसी टीम जिसके 5 खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हों, जिसके कप्तान को टॉस के बाद अपने खिलाड़ियों के नाम याद ना आ रहे हों, अगर ऐसी टीम से आप आउट क्लास हो जाएं तो इससे बड़ा लम्हा फिक्रिया नहीं है। वो भी उस वक्त जब आपने इसी साल लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट खेलनी, जो कि ये वनडे है, वो T20 का वर्ल्ड कप है। बट जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो मैनेजमेंट का कहाँ स्टैंड करेगा, ये एक डिस्कस करने वाली बात है। लेकिन जैसा कि हर सीरीज़ में होता है कि कमबैक का मौका आपको मिल जाता है। अब 2 मैचेस बाकी हैं, तो हमें क्या करना है और कल जो गलतियां हुई इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट आज मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ भी आपके साथ कराऊंगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। कल के मैच में पाकिस्तान टीम से क्या गलतियां हुई और अब गलतियों पर काबू पाके क्या हम कमबैक कर सकेंगे, इस हवाले से हम बात करते हैं। बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सिलेक्टर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बड़ी इन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आने का। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। हारून भाई और उनकी फैमिली के मुताबिक पहले बताता चलूँ कि 7 माशाल्लाह क्रिकेटर इनके जो 7 भाई हैं, ये 8 हैं, एक नहीं खेले। मैं पूछा था वो हुमायूं क्यों नहीं खेले, लेकिन 7 क्रिकेटर माशाल्लाह फर्स्ट क्लास खेले। हारून भाई उनमें से इंटरनेशनल खेले, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। सो क्रिकेटिंग फैमिली हारून भाई। लेकिन पहले बात करते हैं कल जो मैच में हुआ। ऑब्वियसली हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, पाकिस्तानी कुछ खुश थे कि जी इंग्लैंड की पूरी टीम चेंज हो गई। बैन स्टोक्स छुट्टियों पर थे, घर से बुलाया गया, सिल्वरवुड को घर से बुलाया गया, सारे PSL के लड़कों को उन्होंने जो जब मिला कि आके 18 पूरे करने हैं। टॉस पे बैन स्टोक याद कर रहे हैं कि प्लेयर्स के नाम क्या हैं, याद नहीं आ रहे। ऐसी टीम के खिलाफ सर जब 141 पे आप ऑल आउट हो जाएं और 20 इशारिया या 21 इशारिया समथिंग में आप वो चेस करवा दें, इस डिफीट की कोई जस्टिफिकेशन है सर? देखिए, जस्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़े से टेक्निकल इफेक्ट्स मतलब इसके ऊपर ज़रूर मैं बताऊंगा कि क्या रीज़न्स हो सकते हैं। देखिए, 2-3 चीज़ें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई। वो ये कि एक तो जब यहाँ से वहाँ पहुँचे हैं तो उनको पता लगा कि हारिस सुहेल, उनका मेन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है, वो अनफिट हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये हुई कि बारिश की वजह से जो प्रिपरेशन थी पाकिस्तान की, वो बहुत बुरी तरह हैम्पर हुई। हैम्पर होने के बाद जब ये वहाँ पहुँचे कार्डिफ में, कार्डिफ एक वो पिच थी जहाँ पर फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलती है इनिशियल स्टेजेस के ऊपर। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि पाकिस्तान टॉस मैच जीत के पहले बॉलिंग करता। ठीक है। पाकिस्तान का क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट बॉलिंग था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान अगर टॉस जीतता तो वो पहले बॉलिंग करता, क्योंकि जो भी कैप्टन ने टॉस जीतना था उसने बॉलिंग ही करनी थी, जो कि बेन स्टोक ने किया। बेन स्टोक के साथ सबसे बड़ा मसला जो इंग्लैंड की टीम के साथ जो उनकी रीग्रुपिंग हुई है ना, उसमें वो जो 50 ओवर्स उनको मिल गए पहले फील्ड करने में, उसकी वजह से उनमें वो जेलिंग वाला एलिमेंट जो है ना, वो जेल्ड अप हो गए। और उसके बाद जो बैटिंग करने आए तो इट वाज अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो ऑल टुगेदर। दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप इंग्लैंड की टीम को आप ये देखेंगे कि उनका एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोफेशनल सेटअप है। इवन हर काउंटी क्रिकेट अपने ओन पे अपनी काउंटी क्रिकेट को चलाती है, नॉट लाइक पाकिस्तान के। इसमें पाकिस्तान को A to Z जो क्रिकेट चलाता है वो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड चलाता है। इसके जितने भी आर्म्स हैं वो कोई उसको हेल्प नहीं करते, बिकॉज हर चीज़ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनलिज्म है। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ना हो तो ये चाहे जितनी भी एसोसिएशंस हैं ये जो बन रही हैं, या जो इससे पहले जो डिपार्टमेंट्स टू सम एक्सटेंट हम ये कह सकते थे कि उनका अपना सेटअप था, वो अपनी टीम को खुद लुक आफ्टर करते थे। बट जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी लुक आफ्टर करता था। तो ये वो एलिमेंट है जो पिछले 15 से 20 सालों से चलता चला आ रहा है। अब उसका जो नुकसान क्या हो रहा है पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की क्रिकेट से जो लड़के प्लेयर्स निकल रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि जाते इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर आपको एक्सेल करना शुरू कर दें। आप अगर उठा के देख लेंगे कि पाकिस्तान की पिछली तमाम विक्ट्रीज़ में जहां बाबर का और रिजवान का कंट्रीब्यूशन है तो आप पाकिस्तान की टीम अच्छा कर रही है। जहां बाबर और रिजवान नहीं कुछ करते वहां आप देख लें कि आपकी टीम का क्या हाल होता है, जैसे कि हमने कल देखा। दूसरी चीज़ ये थी कि इतना ज़्यादा डिपेंड कर लिया हुआ था पाकिस्तान टीम ने, ये सोचते हुए कि जी टॉस तो हम ही जीतेंगे और हम उनको बैटिंग करने की दावत दे देंगे। द मोमेंट टॉस ये हारे तो कैंप में जो आपका ड्रेसिंग रूम था उसमें थोड़ा सा नर्वस पैनिक आ गया, नर्वसनेस हुई। प्लेयर्स आए, पहली बॉल अच्छी हुई। इंग्लैंड का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, उनके जितने भी बॉलर्स जो डोमेस्टिक सर्किट से आते हैं उनको ये पता है कि हमारी ये पिच कौन सी है, इसको किस लाइन और लेंथ के ऊपर हमने बॉल करना है और क्या उसके उनको फ़ायदा होगा। और वो उनको फ़ायदा इनिशियल स्टेजेस में मिल गया।
जब आपको 20 रन के ऊपर आपके 4 खिलाड़ी आउट हो जाएं तो वहाँ से रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और क्योंकि हम कल के मैच की बात करें तो पहले आपको एक शॉर्ट रिपोर्ट दिखाते हैं कि कल इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान को आउट क्लास किया 9 विकेटों से। आप रिपोर्ट देखिए, झलकियां भी कुछ दोबारा देखते हैं, फिर आके हारून साहब से मजीद बात। तो रिपोर्ट आपने देखी, पुराने में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर अब पाकिस्तान टीम के पास क्या ऑप्शन हैं और हम दूसरे मैच के लिए क्या अपनी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, इस हवाले से हारून साहब से बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो ऑब्वियसली सबके लोगों के ज़हनों में ये है कि कल जो मैच होगा क्या उसमें हम कम बैक कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले, ये तो बड़ा ऑब्वियस सवाल है हारून भाई, चूँकि आप पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, पहले एक बुनियादी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, सिलेक्शन यही हो सकती थी ना या इसके अलावा हमारे पास कुछ ऑप्शन थे? देखिए, आपके पास बेस्ट रिसोर्स जो है यही अवेलेबल था। ठीक है, इसके अलावा क्या आप ज़्यादा 1-2 लड़कों की आप बात कर सकते हैं, प्लेयर्स की बात कर सकते हैं कि जो फेवर नहीं ले सके सेलेक्टर्स की। शुएब मलिक वाय कर रहे हैं कि जी उनको वापस आना चाहिए। फॉर दैट मैटर वहाब रियाज एक और आपको कैंडिडेट नज़र आता है जो समझता है कि उसको टीम में होना चाहिए। प्लस में आज उसका सोहेल तनवीर का भी पढ़ रहा था कि वो भी इंटरेस्टेड है कम बैक करने में। बाकी जो रिमेनिंग प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स थे, उनको तो आपने ऑलरेडी ट्राई आउट किया। हैदर अली फेल हो गए, इसके अलावा आपने अब्दुल्ला शफीक को इस्तेमाल किया, वो फेल हो गए। अब आप उनको कैरी कर रहे हैं कि मे बी द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान टीम इज़ कि पाकिस्तान की टीम में जब प्लेयर्स शामिल होते हैं तब वो क्रिकेट को सीखना शुरू करते हैं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया है। वेयरएज़ दुनिया के दूसरे जितने भी क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। वेयरएज़ पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो इतना कम्पेटिटिव नहीं है, उसमें क्वालिटी एज सच ऐसी नहीं है कि वहाँ से निकल के वो एकदम आके इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने स्किल्स को वो बता सके कि जी मैं इतना अच्छा हूँ। डोमेस्टिक क्रिकेट की आपने क्वालिटी की बात तो की, बट अगर आप हारिस सोहेल, मैं किसी का नाम नहीं लेता, हारिस रऊफ की मैं बात करूँ माजरत के साथ, हारिस रऊफ के सिर्फ 3 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। T20 की उनकी चंद परफॉर्मेंसेज हुई बिग बैश में, चलें अच्छी बात है, आप उनको T20 टीम में ले आए। वनडे में भी मौजूद हैं वो, आपको पता है कि उनको टेस्ट टीम में भी शामिल किया गया था वेस्ट इंडीज़ के लिए। 3 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। तो सर यहाँ तो फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है ना, वो उसका म्यार तो यहाँ डिस्कस ही नहीं होता। ये सिलेक्शन पे आपको हैरानगी नहीं हुई? नहीं, देखिए, ये सिर्फ हारिस सोहेल अकेले नहीं है। अगर आप शाहीन शाह अफरीदी को भी देखेंगे, जब वो पाकिस्तान की टीम में गए थे तो हार्डली उनके हैंडफुल ऑफ वो तो अंडर 19 के सर परफॉर्मर थे। अंडर 19 इज समथिंग एल्स। देखिए, अंडर 19 में तो हैदर अली भी बहुत परफॉर्म कर रहे थे। ठीक है, आप आए, आपने हसनैन की मिसाल ले लें। हसनैन जब ऊपर गए हैं तो हार्डली 2 मैचेस खेले हुए थे। जब मैं चीफ सेलेक्टर था तो मैंने जब इन सब का रिकॉर्ड देखा तो हार्डली इनके 2 से 3 मैचेस थे। यानी हसनैन ने 2 मैचेस खेले हुए थे, एक मैच में 4 ओवर का स्पेल किया था और एक मैच में 8 ओवर का स्पेल किया था। जब आप टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं या लॉन्गर वर्जन की बात करते हैं तो आपको दिन में 18 से 20 ओवर्स कराने पड़ते हैं। आप उसके लिए तैयार ही नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अबू धाबी में हमारा एक यासिर शाह अनफिट हो गए तो मुझे मिसबा ने कहा कि जी आप हमें एक लेग स्पिनर दे दें। मैंने बहुत ढूंढा लेग स्पिनर, एक आध लेग स्पिनर जो था वो अनफिट था। हमारे पास एक उसामा मीर के नाम से एक लेग स्पिनर थे, तो उनको वो डिमांड करने लगे कि आप उनको भेज दें। इंतखाब आलम का मुझे फ़ोन आया जो कि मैनेजर थे, उनको भेज दें। मैंने जब उनका रिकॉर्ड देखा तो हार्डली 1 या 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए थे, जिसमें ज़्यादा से उन्होंने 8 ओवर किए हुए थे। तो मैंने कहा एक शख्स जो टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला ही नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं उसको आपको दे दूं? तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा ऐसे नहीं है। कौन गए थे अरुण भाई? उस वक्त फिर कोई नहीं जा सका ना। एक्चुअली हुआ ये था कि जफ़र गौहर, आपको याद होगा, मिस कर गए थे, जिसके बाद ये प्रॉब्लम, फिर यासिर शाह अनफिट हो गए थे। सो एनीवे, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमें जो प्रॉब्लम इस वक्त आ रही है ना, जब तक हम पूरी तरह पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, कंपेटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, पिचेस के मयार को बढ़ाने के लिए, उनकी फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, उस वक्त तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, 3 से 4 मैचेस खेल के आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके दूसरी टीमों के साथ मुकाबला करें? देखिए, पाकिस्तान ने थोड़ा सा, आपको पिछले 1-1.5 साल में जो लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, आप ये भी तो देखेंगे पाकिस्तान टीम ने मुकाबला किन से किया? जिम्बाब्वे से,
श्रीलंका से, ऐसी वीक टीम्स के साथ मुकाबला हो तो ऑब्वियसली उससे तो आप बेहतर ही थे। और आप खुश हो जाएं कि हमें साउथ अफ्रीका में हराया, बट उनके मेन प्लेयर्स उनके भी मेन प्लेयर्स नहीं। व्हाट आई मीन टू से इज के इस वक्त तो बहुत ज़्यादा सोच की और इसकी, क्योंकि इसके अलावा आपके प्लेयर्स आप कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, आप मुझे बताएं, इनमें से आप ड्रॉप करते हैं, आप इंग्लैंड ने 18 प्लेयर्स ड्रॉप किए, उनके पास 18 रिप्लेसमेंट्स थी। आप 3 प्लेयर अगर आप इस वक्त ड्रॉप करते हैं तो आपको 3 रिप्लेसमेंट्स नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको सोचने की ज़रूरत है। आई विश के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो ये इसको देख रहे होंगे और उनको बहुत जल्दी इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। अदरवाइज़ ऑलरेडी इतना डिले हो गया है। कहाँ 2 साल पहले से आप नया स्ट्रक्चर ले आए हैं, अभी तक जो उनकी एसोसिएशंस हैं वो फ़ाल नहीं हुई, इंटर्म कमेटीज़ की कोई मीटिंग नहीं हुई। इनकी इंटर्म कमेटीज़ की अपनी सिलेक्शन कमेटीज़ होनी चाहिए हर एसोसिएशन की, जो निचले लेवल के ऊपर जाके वो देखें कि क्या टैलेंट अवेलेबल है क्या नहीं है। आपका सिटी लेवल की क्रिकेट अभी तक पूरी तरीके से उसका आगाज़ नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं, क्योंकि जो भी ये नया सेटअप आया था इसने 4 से 5 साल चलना था, टूटते फूटते करते हुए और अपने आप को मजबूत करना था, जो कि अभी तक नहीं हो सका। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस हवाले से डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि हारून साहब डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट थे जब ये पूरा रीवैम्प का एक प्रोसेस शुरू होने जा रहा था। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जो उनसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कप्तान बाबर आजम ने कल की शिकस्त के बाद क्या कहा खिलाड़ियों से, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्या कहना चाह रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। तो बाबर आजम कहते हैं कि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन मैं एक ब्रेक की जाने बढ़ रहा हूँ। ब्रेक से वापस आके हारून भाई से ज़रूर पूछूंगा कि जिम्बाब्वे से हम पाकिस्तान में हार गए, जिम्बाब्वे से जिम्बाब्वे में हार गए, तो ये तीसरा बैड डे था, शायद एक नहीं था। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर और टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद है। हारून भाई, ब्रेक से पहले मैंने बाबर आजम साहब का जो इंटरव्यू चलाया वो कह रहे थे कि अप एंड डाउन आ जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं और आपने घबराना नहीं है। आप ही क्या ख्याल? देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये बाबर आजम, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। देखिए, हमें अफसोस के साथ, मुझे मतलब ऑब्वियसली कहते हुए इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बदकिस्मती से अगर जब मैं अपने प्लेयर्स को, अपने कैप्टन्स को जब मैं कंपेयर करता हूँ जो बाहर के ममालिक के कैप्टन्स हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको उनकी कम्युनिकेशन का, उनकी सोच का, उनकी क्रिकेट की थिंकिंग का, बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये इसका बड़ा फुकदान है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस के ऊपर ना उनकी सही मानों में ग्रूमिंग हुई होती है, ना उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा होता है, ना उन इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं जहाँ पे आपने लीडरशिप क्वालिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स ये डेवलप हों। बाबर और क्या कह सकता था, इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता था। ये कोई पहली मरतबा तो नहीं हुआ, जैसे भी आपने जिक्र किया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हार गए, यहाँ पर भी और वहाँ जाके भी हार गए। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप ना हारें, जिस तरीके से आप हारे हैं, आपने 141 किया, 300 बॉलें उनके पास थी, मुझे बताया उन्होंने एक छक्का नहीं मारा, यानी उन्होंने, और उसके बाद 6.5 के ओवर से उन्होंने वो मैचेस यानी बगैर कुछ किए हुए वो चेस कर गए। वेयर आप 4 रन एन एवरेज से आप 141 पे फिनिश किए, जबकि आपकी 4 या 5 विकेट्स गिर गई थी। तो उस वक्त किसी भी थिंक टैंक के जहन में ये होता है कि आप मैसेज भेजते हैं आप 50 ओवर तक पूरा खेलें। अगर आप 50 ओवर पूरा खेलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अगर 4 रन एन ओवर भी जाते हैं तो 200 प्लस आप सामने देखते हैं कि बोर्ड पे चला जाएगा। कम से कम बॉलर्स के लिए कुछ तो मतलब सामने होता कि वो उसमें बॉलिंग कर सकते हैं। सो ये वो चीज़ है कि हमारे क्रिकेटर्स वन डायमेंशनल हैं। अगर वो बैट्समैन है तो बैटिंग सिर्फ जानते हैं, बॉलर है तो सिर्फ बॉलिंग जानते हैं। आप देखेंगे फील्डिंग का मयार, अगर आपने जैसे भी हाईलाइट्स दिखाई, आप मुझे बताएं कि किसी बॉलर ने ऑफ स्टंप की लाइन को इंग्लैंड के बॉलर्स ने मिस किया? यहाँ विद इन द स्टंप थे, ये ऑफ स्टंप की लाइन को अटैक कर रहे थे, कॉट बिहाइंड हुए हैं और वो LBW हुए हैं, जिससे शो करते हैं कि किस तरीके से उनका जो थिंक टैंक था या जो उनका कैप्टन था, क्या प्लान था और उसके मुताबिक उन्होंने अमल किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग देखें, आप दोनों तरफ रन्स खा रहे थे, इसका मतलब कि आप एक चैनल पे बॉलिंग नहीं कर रहे थे। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपके बॉलर्स को एज ए प्लेयर, लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि जी कोचेस ने क्या करना है, कोचेस आर गाइड्स, वो आपको सिर्फ ट्रेन कर सकते हैं, आपकी मोटिवेशन आपको दे सकते हैं, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंदर तो कमरा इम्तिहान में आप हैं, आपने डिलीवर करना है। अगर आप ही जिस तरह मैं देखता हूँ जिस तरीके से शॉर्ट सिलेक्शन थी, दैट वाज वेरी पुअर। शादाब खान जब खेल रहे थे तो बजाय इसके हिटे मारने के, हसन अली ने एक छक्का मारा, शादाब ने एक छक्का मारा, उसकी ज़रूरत उस वक्त नहीं थी। आप 50 ओवर को अपने जेहन में रखते तो मेरे मैनेजमेंट अब आज आप बैठेगी, जब पहुंचेंगे, कल मैच है,
एक तो मुझे बताइएगा कि हम उम्मीद रखें कि टीम कैन बाउंस बैक, और आज कप्तान या कोच की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम को उठाना है? तो देखिए क्यों नहीं बाउंस बैक क्यों नहीं कर सकते? क्या आपने अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दी? क्या आप में एबिलिटी नहीं है? देखिए मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि अर्ली स्टेजेस पे आपको अच्छी बॉलें पड़ जाती हैं। बाबर को अच्छी बॉल पड़ गई, बिल्कुल वो थोड़ा सा खेले स्लिप लग गई, और एक बॉल बहुत अच्छी पहली बॉल पड़ गई इमामुल हक को, एंड देन उसके अलावा स्लिप में जितने भी लगे हैं सिवाय एक दो बैड शॉट्स के बाकी अच्छी बॉलों पे आउट हुए हैं सारे। और थोड़ा सा मूवमेंट था जो कि हमें नज़र आ रहा था जिसको पाकिस्तानी नहीं कर सके, थोड़ा बाउंस था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू हमेशा बाहर के मुल्कों में ये होता है, इवन नॉट दिस टीम, आपकी टॉप टीम्स जिसमें ज़हीर अब्बास, मियां दाद, मुश्ताक, ये सब लोग होते थे, वो भी जाके 120, 125, 130 पे ऑस्ट्रेलिया में आउट हुए हुए हैं, बिकॉज बाउंस प्रॉब्लम करता है, मूवमेंट प्रॉब्लम करती है। सो ये चीज़ इनको आगे भी फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे लॉर्ड्स में थोड़ा वेदर इंटरवीन करता हुआ नज़र आ रहा है। आई डोंट नो कि मैच कंप्लीट होगा या नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान के पास चांसेस हैं। जस्ट फॉरगेट अबाउट, देखें जो मैच हो गया आप जीते या हारे उसको तो अब हिस्ट्री का पार्ट बन गया हो, उसके मतलब तो आपको सोचना नहीं चाहिए। अब मसला ये है कि पाकिस्तान दोबारा इस नेगेटिव माइंडसेट के साथ आया कि अगर मेरा बैट्समैन जो जा रहा है अंदर वो ये सोचता हुआ जा रहा है मेरे रन्स नहीं हुए यार, थोड़ा मैं संभल के खेलूँ, उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके सामने जो बॉलिंग करने वाले हैं वो आपको एक जगह पे बॉलिंग करते रहेंगे। ठीक है, उनकी फील्डिंग उनको बैक करती है, आपकी फील्डिंग आपके बॉलर्स को बैक नहीं करती। तो ये बहुत बड़ा फर्क है इंटरनेशनल लेवल पे। क्रिकेट पे हमने बात की जो इस वक्त रिसेंट पाकिस्तान इंग्लैंड का जो सीरीज चला हारून भाई, लेकिन एक बात जो बड़ी डिस्कस होती रही है टॉक शोज़ में, जब डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जब पहला प्लान बना, डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट थे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, स्पोर्ट्स लेजेंड, क्रिकेट हमारे लेजेंड हैं इमरान खान साहब, तो वो जो प्रपोजल आप लोग लेके गए थे पहला वाला, वो आज मुझे बता सकते हैं ऑन रिकॉर्ड, हमारी नॉलेज के लिए बात क्लियर हो जाए कि वो एग्जैक्टली क्या था और खान साहब का उस पर क्या जवाब था? देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा। आई डोंट नो आपके पास टाइम है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा इख्तिसार मैं करूं। एहसान मानी साहब ने आते ही, क्योंकि इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस थी, आते ही ये कहा मुझे कि आप एक टास्क फोर्स बनाई, जिसमें उन्होंने जनरल मुजम्मिल को हेड बनाया, और उसमें मैं और मुदस्सिर पार्ट थे, एसोसिएशन के नुमाइंदे भी थे और डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदे भी थे। सब ने मिलकर मैंने बहुत इन डेप्थ स्टडी की, बट 6 से 7 महीने हमने उसके ऊपर लगाया, जब हमने देखा कि हमारी क्रिकेट किस तरह जा रही है। यानी डिपार्टमेंटल प्लेयर्स हर जगह रूल कर रहे थे। यानी जब एसोसिएशन की अगर हमारे 2 टूर्नामेंट्स होते थे, कायदे ग्रेड 1 और उससे ग्रेड 2। ठीक है, ग्रेड 2 की जो डिपार्टमेंट की टीमें थे उनके प्लेयर्स आपके कायदे ट्रॉफी में खेलते थे। जब ग्रेड 2 की एसोसिएशन की टीम मैचेस शुरू होते थे तो हमारे ग्रेड 1 के जो डिपार्टमेंटल प्लेयर्स थे वो एसोसिएशन से खेलते थे। इसकी मैं आपको मिसाल ये दूं कि फैसलाबाद और कराची ग्रेड 2 में खेली और फैसलाबाद क्वालिफाई कर गई ग्रेड 1 के लिए। उसमें से 22 में से 20 लड़के ऐसे थे जो डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक थे। द मोमेंट फैसलाबाद क्वालिफाई की वो अपने 11 प्लेयर से महरूम हो गई। वो कहाँ से वो 11 प्लेयर्स लेकर आती? तो डुप्लीकेशन थी कि वही सेट ऑफ प्लेयर्स एसोसिएशन से भी खेल रहे हैं, वही सेट ऑफ प्लेयर्स डिपार्टमेंट से भी खेल रहे हैं, और वो डोमिनेट कर रहे थे बिकॉज वो अच्छे प्लेयर्स थे। तो इसलिए वो जो नीचे से जो प्लेयर्स डेवलप होने थे वो नहीं हुए। प्लस जो निचले लेवल की क्रिकेट थी वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में थी। मैंने जब पूरा इन डेप्थ स्टडी किया तो 30 ओवर, 25 ओवर, 35 ओवर क्लब मैचेस में कोई टीम जो है वो अंडर 19 लेवल के ऊपर, या जो ये वो जो आप लोगों को टास्क मिला तो फिर हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि हमने एक हाइब्रिड सिस्टम, यानी जो टास्क फोर्स ने ये किया कि 16 टीमें खेलती थी हमारी फर्स्ट क्लास, 8 उसमें डिपार्टमेंट थे और 8 रीजन्स थे। हमने कहा था कि डिपार्टमेंट्स और रीजन को मिला के इनको 8 कर दें। जो डिपार्टमेंट की टीमें वो ग्रेड यानी फर्स्ट 11 हो जाएं और सेकंड 11 आपके रीजन की हो जाएं, लेकिन इनकी जो टीम है यानी जो इसको उस रीजन को चलाने के लिए वो उसको सपोर्ट करे डिपार्टमेंट। हमने ये बुला के इन नुमाइंदों को कहा भी, जो कि वो नहीं माने। लेकिन जब हम ये प्रपोजल 8 टीमों का लेकर गए इमरान खान के पास, तो उन्होंने ये कहा कि देखें नहीं, आपने अच्छा किया इसको 8 कर दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप 6 करें और ऑस्ट्रेलिया के पैटर्न पे लेके जाएं। वेरेज हम ये कह रहे थे कि हम हाइब्रिड सिस्टम को 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल चलने दें ताकि ये मजबूत हो जाए, क्योंकि आप एकदम से नया सिस्टम लाएंगे तो ज़्यादा लंबा टाइम लेगा, क्योंकि आपके ये ना किसी की नौकरी जानी थी, ना किसी प्लेयर को कोई प्रॉब्लम होनी थी, ना ही किसी ऑफिसर को कोई प्रॉब्लम होनी थी। लेकिन somehow ऑब्वियसली ही इज़ द PM ऑफ पाकिस्तान, और उनके जहन में इतने अरसे से चल रहा था जब से वो, आप हमेशा उनका स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो यही समझते थे कि नहीं 6 टीमें होनी चाहिए, 6। आप लोगों ने कन्विंस करने की कोशिश की थी? हाँ, देखिए मसला है तो टाइम उनके पास इतना नहीं होता। देखिए उनकी मीटिंग शेड्यूल होती हैं, हमारे हार्डली 10 से 15 मिनट में हम जो लोग कहते हैं आप लोगों ने पेपर रखा तो उन्होंने पेपर साइड पर रख दिया, ऐसा हुआ था क्या? ऐसा तो नहीं था। देखिए इसमें मसला ये था कि उन्होंने कहा था कि मुझे बता दो, मुझे सब आइडिया आप लोग क्या करना चाह रहे हो। तो जो हमने प्रेजेंटेशन में उनको 8 टीमों वाला
कॉन्सेप्ट बताया तो उन्होंने कहा नहीं 8 टीमें तो अच्छी हैं, आप इसको 6 कर दें। जब हम 6 में गए तो हमने वो 8 टीमें रखी हुई थी शहरों के बेस के ऊपर। जब हम 6 टीमों पर गए तो हम 6 शहर नहीं ले सकते थे, और हम प्रोविंस की उस पर वो चले गए। तो उसके लिए अब बिल्कुल ही नया सेटअप है, इसको तो टाइम लगेगा। अब ये तो एकदम से चलें, मुझे ब्रेक लेनी है अरुण भाई, इसके बाद हम जरूर आज बात करेंगे कि उसके बाद तो नहीं रहे क्रिकेट बोर्ड में, बट उसके बाद जो कंपेटिटिवनेस की बातें होती रही या जो स्ट्रक्चर बन के चलता रहा, उसके मुतालिक हारून साहब की क्या राय है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। T20 स्टाइल में कुछ सवालात कर लेते हैं हरून भाई से। हरून भाई को लोग ये भी कहते हैं कि चूंकि आपने जसारत की थी कि आप 6 की जगह 8 टीमों को ले गए थे, या आपने थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की, तो इसीलिए आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। और आप समझते हैं कि नहीं, दैट इज नथिंग टू डू विद, नो इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस। मेरे अपने ख्याल में वसीम खान क्योंकि नए CEO आए थे, वो अपनी टीम के साथ चलाना चाहते थे, और एहसान मानी ने कहा था कि जी वसीम खान जब आएंगे वो अपनी टीम खुद बनाएंगे, तो प्रॉब्ली उनकी टीम में शायद हम शामिल नहीं हो सकते थे, मैं या मुदस्सिर, तो उन्होंने हमें नहीं रखा वो एक यंग टीम के साथ। आई थिंक इट्स नॉट बैड अगर वो समझते हैं कि वो फेयर इनफ। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगा अरुण भाई, एक ही सवाल की गुंजाइश बची है कि जो 2 साल में डोमेस्टिक क्रिकेट फिर PCB ने उस पैटर्न के तहत करवाई, रिजल्ट मिक्स मैच आ रहे हैं, अभी हमारी टेस्ट टीम इतनी स्ट्रांग नहीं है, वनडे में और T20 में हम जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, क्या खामियां हैं जो आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे? और स्पेशली जो आपने पहले जिक्र किया है, स्कूल क्रिकेट नहीं है, क्लब क्रिकेट नहीं है, सिटी क्रिकेट नहीं है, बातें बहुत अच्छी हैं कि जी रीजन्स के CEOs होंगे, उनकी मार्केटिंग होगी, ऐसा कोई रियलिटी में नहीं है सर, और ऐसा हुआ भी नहीं अब तक। क्यों नहीं हो पा रहा और उसकी क्या वजह है? अभी तक तो नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शायद उनको राइट काइंड ऑफ पीपल नहीं मिल रहे हैं जो इस चीज़ को चला सकें, क्योंकि ये भी एक मैनेजमेंट का काम नहीं, ढूंढने पड़ेंगे, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है सर। नहीं, उन्होंने एडवर्टाइज किया था इसके लिए, CEOs के लिए सबने किया होगा अप्लाई, 2-3 तो अपॉइंट हो गए, लेकिन बहुत लेट हो चुके हैं। मेरे अपने नज़दीक आप तीसरा आपका सीज़न होने जा रहा है और आपकी चीज़ें वो नहीं, क्योंकि हमारा सारा मकसद ये था कि हम सिटी लेवल के क्रिकेट को इस तरीके से मजबूत करें, सेलेक्टर्स अपने हो सर, सेलेक्टर्स लोग आपके अपने PCB के लोग आके सिलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली, तो यही वो सारा सिलसिला था। अगर ये पहले से दूसरे साल में इम्प्लीमेंट हो जाता, देखिए कोविड का भी इशू हुआ, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे रीजन भी हारून भाई बहुत खिलाफ हो गए, फिर उनका एक आपने देखा इत्तेहाद ही बना हुआ है, पुराने जो लोग हैं, ये भी तो हुआ ना, रेजिस्टेंस आया। वो तो रहेगी, वो नहीं जाएगी। उसकी वजह से डिले तो नहीं हो रहा ना कोई? नहीं, उसकी वजह से डिले नहीं हो रहा। इसको मानी साहब कहते हैं स्टेज वगैरह भी आ गए थे, कोर्ट के मामला भी थे, वो तो खैर वो कर लेते हैं, उसको कोई इशू नहीं है। मैं आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान का एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, देखिए विंटर में आपके 3 जगहों पे क्रिकेट नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। आपके पंजाब में, आपकी सरहद में और आपके बलूचिस्तान में, यानी KP में, कराची, सारा कुछ कराची में। तो कराची में इतने ग्राउंड्स नहीं हैं जो आपको क्वालिटी पिचेस प्रोवाइड कर सकें। हल ये है कि जितने ज़्यादा ये ग्राउंड्स जो हैं, हर उसका इरादा यही था कि हर एसोसिएशन की अपनी अपनी एक ग्राउंड होनी चाहिए, जिसको वो इंटरनेशनल मयार के मुताबिक नहीं तो कम से कम फर्स्ट क्लास लेवल के ऊपर उसको बनाएं और उनके ऊपर ज़्यादा क्रिकेट करें। और इसी तरह हर शहर के एक ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पर आपके ये क्लब लेवल के मैचेस अच्छे अंदाज में। आपने बात की कहता है कलामी, कराची में जो अकेडमी बनी हुई है, लाहौर में तो बड़ी एक्टिव है, हम बड़े सालों से देख रहे हैं, कराची की अकेडमी सही इस्तेमाल हो रही है? नहीं, आई थिंक यही तो सारा प्रॉब्लम है। कराची हो गया, मुल्तान हो गया, ये तो अकेडमीज बनी हुई है यहाँ। बड़ा शहर कराची में नहीं हो रही तो बाकी शहरों की क्या बात करें? कोयटा में भी, पेशावर में इनका बाकायदा MOU साइन हुआ है पेशावर गवर्नमेंट के साथ, और रावलपिंडी स्टेडियम आपके पास मौजूद है। तो आई थिंक ये चीज़ें तो सारी इस वक्त तक इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थे, और काफ़ी डिले कर दिया है मेरे अपने नज़दीक PCB ने इसको इम्प्लीमेंट। चलें, अब तो जो हुआ, अब जो सीजन आ रहा है सर, इसमें क्या बेहतर कर सकते हैं? लोग कहते हैं पिचेस की अगेन प्रॉब्लम होगी। देखिए आपके पिचेस को अभी भी माली बना रहे हैं। मैंने जाते ही सबसे पहले मैंने PhD एग्रीकल्चर के जो सॉइल का साइंटिस्ट था उसको हायर करवाया था कदावी स्टेडियम में, और इरादा ये था कि हम बाकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट्स हैं उनको हम इन ग्राउंड्स पे लेके जाएंगे, ताकि वो उनको सॉइल को जानते हैं, उनको अच्छे तरीके से बना सकें, उनको हमें पिच मेकिंग का उनको बता सकें कैसे बनती है, उसके बाद वो उसको फिर देखें और उनको आगे चलाएँ। लेकिन ये अभी तक नहीं हुआ। वो आपने बात की ना मट्टी की, तो जब मट्टी और उसमें जैसा आप बीज बोएंगे तो वैसे ही फल आपको मिलेगा। और उम्मीद, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ लाने का, और बहुत सारे सवालात थे लेकिन वक्त की कमी, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेटिंग में ज़रूर रखेंगे। तो पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे जनाब कल होगा, और लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम कल की गलतियों से सबक सीखे और कुछ अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देख सके। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।